तो सीधे आपको ले चलते हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज हम बात करेंगे स्टैंड अप इंडिया की थ्रू स्टार्टअप इंडिया। और हमारे साथ वेटरन कॉर्पोरेट्स भी हैं। हमारे साथ वेटरन कॉर्पोरेट्स में यस बैंक के राणा कपूर साहब हैं, मारुति के आरसी भार्गव साहब हैं, अजय सिंह हैं सीएमडी स्पाइस जेट के, मेरे साथ विवेक देबरॉय हैं नीति आयोग मेंबर, और मेरे साथ स्टार्टअप इंडिया के भी कई नुमाइंदे मौजूद हैं, और मेरे साथ अरविंदर गुजराल हैं डायरेक्टर साउथ एशिया ट्विटर के, और मेरे साथ मौजूद हैं दो बड़े स्टार्टअप्स जो कि इस देश के लिए वाकई एक स्टोरी है। मेरे साथ है पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा, जो कि पहली बार किसी इस तरह के पैनल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच टू मिस्टर शर्मा दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग। और मेरे साथ हैं फाउंडर फूड पांडा के, को फाउंडर फूड पांडा के सौरभ कोचर। तो ये जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्या ये वाकई ग्रोथ स्टोरी के साथ मैच कर सकती है? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। और मैं सबसे पहला सवाल राणा कपूर आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप उस मीटिंग में मौजूद थे, क्योंकि वो हम सब ने देखा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडस्ट्री के वेटरन्स के साथ वो मीटिंग बुलाई थी। और उस मीटिंग में बहुत सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने बोला था कि आप भरोसा रखिए और निवेश करिए भारत के अंदर, यू प्लीज इन्वेस्ट इन इंडिया एंड टेक रिस्क। प्रधानमंत्री ने दो टूक बोला था, तो हमारे सूत्र कहते हैं, हालांकि आप उसको डिस्क्लोज करें नहीं करें दैट इज योर राइट सर। लेकिन मेरा पहला सवाल यही है कि इस समय जी बिजनेस के महामंच के ऊपर इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर हम सबसे बड़ी डिबेट करने के लिए यहां पर जमा हुए हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट? अमित जी, आई एम वेरी कन्विंस्ड कि जो प्रधानमंत्री के साथ जो मीटिंग हुई थी 8 सितंबर को, उसमें प्रधानमंत्री और बाकी सारे जो गेस्ट थे सबने एक ही सुझाव दिया था कि इंडिया की ग्रोथ में बढ़ोतरी आनी चाहिए, इंडिया की ग्रोथ में प्रगति आनी चाहिए। तो उसका सुझाव क्या है कि उससे पहले कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बहुत आवश्यकता है इंडिया में, उसके साथ साथ जो इंडिया की एनिमल स्पिरिट्स है, बिजनेस की जो फायर इन द बेली है, तो उसमें भी एक थोड़ी चुनौती होनी चाहिए। तो उसके साथ साथ भी हमारे लोगों को लगना चाहिए कि यार इंडिया इज गोइंग थ्रू अ पैराडाइम, इंडिया की इकोनॉमी में थोड़ा डिस्ट्रप्शन हो रहा है, एक पैराडाइम हो रहा है। और जैसे हमारे बड़े अच्छे आपके जो गेस्ट हैं आज, दे आर दी क्लासिक एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट इज चेंजिंग द पैराडाइम। So I was very happy with the meeting. It was a very encouraging meeting. It was very persuasive meeting. तो उसमें overall मुझे लगता है कि देश में एक चुनौती सी आई है। जी, मैं अगला सवाल आपसे भार्गव साहब पूछना चाहता हूं। आपने कई सरकारें देखी हैं, कई सरकारें आई गई, और उसके बाद फुल मैंडेट के साथ 30 साल में हमें मोदी गवर्नमेंट आती हुई दिखी। आफ्टर 30 इयर्स हमने मोदी सरकार को बनते हुए देखा। क्या आपको लगता है, क्योंकि अब मेक इन इंडिया को भी लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा है, क्या आपको लगता है कि स्टोरी आगे बढ़ी है? और जो एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है इंडिया ग्रोथ स्टोरी के ऊपर, व्हाट इज योर पॉइंट ऑन दैट? देखिए, ये मेरे समझ में और मेरी जानकारी में पहली सरकार है और पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनने साफ साफ ये कहा है कि हमको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, उसके ज़रिए से जॉब्स क्रिएट करने हैं। और जब जॉब्स क्रिएट होंगे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे जैसे आप लोग स्टार्टअप्स में जॉब्स क्रिएट बहुत सारे कर रहे हैं, जॉब्स क्रिएट करे बगैर जो हम पॉवर्टी को हटाना चाहते हैं इस मुल्क में, वो हट नहीं सकती। और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करके ये उम्मीद करना कि इस मुल्क की पॉवर्टी हट जाएगी, डोल देने से, सब्सिडी देने से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करने से, वो होगा नहीं। तो बहुत ही अच्छी बात ये रही सरकार की और इस प्राइम मिनिस्टर की कि इनने साफ साफ ये कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, लोगों को हेल्थ और एजुकेशन और सब कुछ बढ़े, तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हों, मैन्युफैक्चरिंग में हो और सेक्टर्स में जॉब्स क्रिएट हों। और उस तरफ मैं समझता हूँ कदम उठ रहे हैं, चेंज आ रहा है। हमारी कंपनी, जैसे आप जानते ही हैं, यहाँ तो इन्वेस्ट किया ही हुआ है हमने। आप गुजरात में
जो हम प्लांट लगा रहे हैं उसमें पूरे होने पे 15-18 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो जो आपने पहले कहा कि लोग इन्वेस्ट करें, रिस्क लें, वो सब हम कर रहे हैं, क्योंकि हमको पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान में इस सब में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत काफ़ी लाभ होगा। जी, मैं विवेक देव रॉय साहब हैं, मैं दो बड़े कॉर्पोरेट्स के पास जाने के बाद फिर उनके पास इसलिए गया हूं। आपसे एक मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक जो सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार ये हो बहुत कुछ रहा है लेकिन ग्राउंड पे नहीं कुछ दिख रहा, ये सवाल काफी लोग पूछते हैं। क्या आपको लगता है कि लोग भी बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन बना लिया है लोगों ने अपना, एंड डू यू थिंक इट इज टफ टू हैंडल these kind of expectations? No, it is always tough to handle high expectations because expectations are always disproportionately high compared to what can be delivered. फिर भी और भी मैं तीन चीज कहना चाहता हूं। फर्स्ट, जीडीपी सीरीज बदलने के जरिए जो चेंज हुआ है, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों ने ये समझ नहीं पाए अभी तक। सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट टू से इज when we are reacting, we are often reacting to data that is about 3 months old. Public investment अब बढ़ रहा है, वो दिखेगा, थोड़ी दिन में दिखेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बढ़ने में मुझे लगता है अभी भी कम से कम 3 क्वार्टर लगेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे एक्सेस कैपेसिटी है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, ये सरकार की बात करें, और कौन सी सरकार, ये सरकार दिल्ली में है। मेक इन इंडिया दिल्ली में होने वाला तो है नहीं, होने वाला है स्टेट्स में। तो जो असर आप देखोगे वो यहां पे नहीं, दैट विल हैपन इन द स्टेट्स। लेकिन आपको नहीं लगता, क्योंकि आई एम टेम्प्टेड टू आस्क यू अ सेकंड क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है? यू कांट रन अवे फ्रॉम दैट ऑल्सो। नो वन इज रनिंग अवे, मगर कहीं भी जहां तक मुझे मालूम है, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रधानमंत्री जी कभी भी ये कहीं भी नहीं कहा है कि जो हमें करना है वो 1 साल में करना है या 15 महीना में करना है। वो तो धीरे धीरे आगे काम बढ़ाना है। स्टेट्स में भी मैं बहुत सारे स्टेट्स के नाम कर सकता हूं जहां पे चेंज हो रहा है, मगर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। थोड़ा बहुत लेगेसी इश्यूज है जिसमें हम फंसे हुए हैं, लैंड लेजिस्लेशन है जिसमें हम फंसे हुए हैं, थोड़ा बहुत ये सब लेगेसी तो आपको पॉलिटिकली थोड़ा फंसा दिया गया। मैं उस पर नहीं आना चाहता। मिस्टर भार्गव कुछ कहना चाहते हैं और फिर मैं रुक करूंगा। मैं ये कहना चाह रहा था, जो आपने कहा है कि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली है, वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें जो हैं वो कंप्लीटली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर जितने काम होने के होते हैं जिनकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सक्सेसफुल होती है, वो सब डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, और सेंटर गवर्नमेंट को कोई अख्तियार नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को इन मामलों में दखल दे या फैसला करे। मैं एक पॉइंट क्विकली बोलना चाहूंगा बिफोर वी मूव ऑन टू द मोर क्रिएटिव साइड ऑफ द अरेंजमेंट टुडे। सबसे पहले क्या है कि अगर आप देखेंगे, नंबर 1 पॉइंट टुडे इज कोऑपरेटिव एंड कंपेटिटिव फेडरलिज्म। आज आप देखेंगे इश्तिहार आया है पूरे अखबारों में कि आंध्र प्रदेश ने कैसे टॉप किया है 7 या 8 इंडस्ट्रीज में। उसके 3-4 दिन पहले झारखंड का भी ऐसा कुछ आया था हिसाब किताब। उसके पहले गुजरात जो नंबर 1 स्टेट रहा है। तो मुझे जैसे लगता है कि जो असली ग्रास रूट्स लेवल में, जैसे भार्गव साहब ने बोला है और विवेक जी ने बोला है, द कंपटीशन एंड कोऑपरेशन is at the state level. The federal government has to give the direction, has to give the strategic ideas, but the main contact, the main implementation, और हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा दुविधा कहाँ पे है, वो है एग्जीक्यूशन में, एग्जीक्यूशन मेथडोलॉजीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो मुझे लगता है वो स्टेट लेवल पे होंगी, और इसके लिए ये जो कंपेटिटिवनेस आ रही है, ये बड़ा अच्छी एक डेवलपमेंट है। जी, अगर सरकार करना चाहती है अजय सिंह, तो पॉसिबल इसलिए नहीं कई बार हो पाता क्योंकि पीछे हमने देखा कि कई एक्सपर्ट्स ने बोला, कई बड़े इकोनॉमिस्ट ने बोला कि सरकार की मंशा है, गवर्नमेंट वांट टू डू इट, बट कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स उसको करने नहीं देते। डू यू थिंक दैट इज ऑल्सो अ स्पीड ब्रेकर? देखिए, एक सशक्त
सरकार कभी भी ये एक्सक्यूज नहीं ले सकती कि ब्यूरोक्रेट्स नहीं करना चाहते। अगर सरकार के पास शक्ति है और मानसिकता सही है और इरादा सही है तो ब्यूरोक्रेट्स को अल्टीमेटली तो सरकार ही कंट्रोल करती है। आपको इस सरकार का इरादा कैसा दिखता है फिलहाल? मुझे लगता है इरादा नेक है, काम करना चाहते हैं और तेजी से करना चाहते हैं और आने वाले समय में और तेजी से काम होगा। शुरू में मुझे लगता है कि क्योंकि जिस प्रकार से मोदी सरकार चुनकर आई थी जी, एक्सपेक्टेशन लेवल्स बहुत ज्यादा हाई थे जी, और किसी भी चुनाव को जीतने के लिए एक्सपेक्टेशंस को आपको बढ़ाना पड़ता है। तो मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, पर उस सरकार की आपसे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि आप लोग भी अपना थोड़ा खर्चा बढ़ाइए, आप लोग भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करिए, आप लोग भी रिस्क लीजिए। देखिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई स्पेशली मोदी गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में, उसमें यही बात निकल के आई। राणा कपूर वाज पार्ट ऑफ दैट। देखिए जहां तक प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट की बात है जी, प्रॉब्लम यह है कि जो अभी तक के प्रोजेक्ट्स हैं, आप अगर आज भी देखें तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के वेबसाइट पे 375 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, बड़े प्रोजेक्ट जो आज भी फंसे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट की जब आप बात करें तो जो लोग ऑलरेडी इतने त्रस्त हैं, जिनकी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, हम कहते हैं हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, आप फॉरेन इन्वेस्टर्स से बात करके देखिए, वो कहते हैं कि भाई हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमें बहुत खुशी है कि मोदी सरकार आई और बहुत अच्छे कदम वो उठा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट हम तब करेंगे जब हमारे जो पुराने हमने जो पैसे लगाए हैं वो तो हमें वापस मिले। तो जो प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं उनको आपको पहले क्लियर कराना पड़ेगा। उसको आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि भाई वो एनवायरनमेंट ने नहीं किया, वो फलाने में कोयला नहीं आया। आपको कोई एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट्स किसी तरह से क्लियर हो, लोगों को अपना रिटर्न मिले, और उनको रिटर्न मिलेगा तो वो बार बार वापस आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। आज एक बहुत सुनहरा अवसर हमारे देश के पास है, जब पूरे विश्व में मंदी है, चाइना भी स्लो डाउन किया है, तो ऐसे माहौल में जहां हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, डोमेस्टिक कंजम्पशन इतनी स्ट्रांग है, तो इस इकोनॉमी में बहुत हमारे पास अपॉर्चुनिटी है टू अट्रैक्ट कैपिटल फ्रॉम आउटसाइड एंड ऑल्सो प्राइवेट कैपिटल। बट ये है कि जो चीजें हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो प्रोजेक्ट्स फंस गए हैं उनको निकालना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इस समय हमारे लिए ऑब्जेक्टिव है। और उसको पीछे लग के आज मैं पढ़ रहा था कि मोदी जी ने और मोदी जी के दफ्तर ने कुछ मीटिंग्स करके 9-10 प्रोजेक्ट पे काम करने की बात की है, लेकिन 100 प्रोजेक्ट है, जो कई प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो 80%, 90% कंप्लीट है, और वो उस स्टेज पे फंस गए हैं जहां लास्ट 10% के लिए फंडिंग की जरूरत है। तो उस पे काम करने की बहुत आवश्यकता है जी। क्योंकि आज हमारी थीम है इंडिया ग्रोथ स्टोरी। मैं विजय शेखर शर्मा के पास चलता हूं। और विजय, क्योंकि आप पेटीएम के फाउंडर हैं, आपकी स्टोरी भी बहुत बड़ी ग्रोथ स्टोरी है अगर हम इंडिविजुअली देखें। बिफोर यू मूव टू द फ्यूचर जी, अजय जी ने एक बड़ा दुरुस्त पॉइंट बोला है, बड़ा शानदार पॉइंट बोला है कि अगर एक एयरलाइन थी जो फेल सी हो रही थी जी, तो इन द राइट हैंड्स एट द राइट टाइमिंग इट इज बिकमिंग अ फ्लाइंग सक्सेस। सो इफ वी कैन डू दिस विद अबाउट 200-300 stress projects in the country, is given a very good example. To me that is the solution. जो पुराने अपने जो हमारे problems हैं उनको solve करना बहुत जरूरी है निस्बत की आगे बढ़ के अच्छे काम करने का। तो because that's the backlog in the system. I compliment Ajay for this. जी, ओके। विजय शेखर शर्मा, क्या आपको लगता है कि वाकई बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम रेड फोर्ट ही मेंशन अबाउट इट, हमें स्टार्टअप इंडिया की जरूरत है फॉर स्टैंड अप इंडिया। क्या आपको लगता है कि वाकई ये हकीकत बन सकता है? क्योंकि आपका अपना स्टार्टअप है, आपको पता है फंडिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्या आपको लगता है कि मोदी इतने फॉरेन ट्रिप्स लगाते हैं, हालांकि ऑपोजिशन तो उस पर काफी कुछ बोलता रहता है, लेकिन क्या आपको लगता है वाकई इस पे फंडिंग पर इसका इंपैक्ट पड़ता है? एंड डू यू थिंक वेंचर कैपिटलिस्ट रियली आइंग ऑन इंडिया? मैं एक पिछले साल की स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मैं न्यूयॉर्क में था और मेरी एक वेंचर कैपिटलिस्ट से न्यूयॉर्क में मीटिंग थी, एक इन्वेस्टर से, और वो सरप्राइजिंगली उसी दिन थी और अगले दिन थी जिस दिन वो मेडिसिन स्क्वायर में प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रखी थी। मैं मान नहीं सकता जितना एक्साइटमेंट न्यूयॉर्क में था कि हमारी बात कंपनी से पहले ये चाह रही होती थी कि ये कैसे प्राइम मिनिस्टर आए हैं और ये कैसी भाषा में बात करते हैं। इस देश में पहली बार कोई आदमी आगे बढ़ के अपने ऊपर चैलेंज ले रहा है
और मैं इस बात को बहुत ही खुशी से कहूँगा कि जो भी कुछ कहिए आप, बाहर विदेशों में भारत की जो छवि है वो बहुत डिफरेंट है अब। चाहे आप ये कहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी उतनी ट्रिप करते हैं जितनी उन्हें शायद इतनी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा उनसे ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जब इम्प्रेशन, देखिए 50% परसेप्शन होता है, 50% रियलिटी होती है। ये अभी हमने जो बातें सुनी जो कि बहुत ही करेक्ट हैं कि ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हमारे रुके हुए हैं और नया इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनसे पहले एक माहौल बनाना पड़ता है, कैटलिस्ट बनाना पड़ता है, और वो मुझे लगता है कि मिस्टर मोदी उसके लिए जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। तो सारे के सारे इन्वेस्टर सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि ऑन ग्राउंड हो रहा है या नहीं हो रहा, ये बात जरूर पूछते हैं वो, जितना हमें एक्साइटमेंट दिख रहा है। वही उसी से मैंने शुरुआत करी कि एक सवाल है, तभी इस टॉपिक को हमने चुना है। अभी मोदी सरकार के 6 मंत्री कुछ देर में आएंगे और वो इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। क्या वाकई ग्रोथ स्टोरी जो है वो यहां पर खड़ी हो रही है? मैं बोलता हूं अब ये वाली बात कि एक देखिए, हम टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कंपनी है, तो हमारे लिए तो कंज्यूमर की ग्रोथ और कंज्यूमर का इंटेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पेंड करने की बात करें तो देखिए वो तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब चाहे स्पेक्ट्रम मिलाना हो टेलीकॉम ऑपरेटर को, लेकिन कंज्यूमर जरूर मोबाइल इंटरनेट का यूज कर रहा है, कंज्यूमर जरूर स्मार्टफोन का यूज कर रहा है, और उसकी वजह से एक स्टार्टअप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, वैसे एक और बात है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो उसमें स्टार्टअप एक माइंडसेट के लिए कहा जाता है। स्टार्टअप का माइंडसेट होता है कि मेरा डिफॉल्ट आंसर है फेल, मुझे उसको सरवाइव करके जिताना है। तो अगर आप स्टार्टअप माइंडसेट से किसी भी कंपनी, किसी भी प्रोजेक्ट, जैसा कि अभी हमने अजय के बारे में सुना और अजय की बात को है कि ये तो डिफॉल्ट आंसर है ही, इसको मैं कैसे चेंज करूं, वो माइंडसेट लाना है। और आई थिंक वो वाली बात है, उसके पीछे हमें सिर्फ स्टार्टअप का मतलब यंग छोटी कंपनियां नहीं देखना चाहिए, स्टार्टअप का मतलब वो माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि अब मुझे जीतना है किसी भी कारण से। जी चलिए, मैं अब नेक्स्ट स्टार्टअप पे नहीं जाऊंगा, मैं सीधा जाऊंगा अरविंदर गुजराल के पास, डायरेक्टर साउथ ईस्ट एशिया ट्विटर के। गुजराल साहब, डू यू थिंक, ट्विटर पे तो बहुत चीजें ट्रेंड करती है, टुनाइट इंडिया ग्रोथ स्टोरी विल ट्रेंड ऑन ट्विटर, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? सर, आप इस तरह प्रोग्राम करते जाएंगे तो माशाल्लाह जरूर ट्रेंड करेगा ये शो, हर हफ्ते करेगा अगर हफ्ते का प्रोग्राम है। लेकिन मैं सहमति देता हूं कि जो मेरे से पहले कहा गया है, मैं एक एग्जांपल दूंगा। हमारा क्रिकेट फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट है इंडिया में। जी जी। सो देयर आर मेनी नेगेटिव थिंग्स अबाउट द गवर्नमेंट, देयर आर पॉजिटिव थिंग्स अबाउट द गवर्नमेंट ऑल्सो। अब क्या हो गया, हमें आदत हो गई T20 की, रिजल्ट अभी चाहिए। अब प्रॉब्लम है कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलते आए जिंदगी भर। अब रिफॉर्म इज नॉट अ T20 फिनोमेना। अगर T20 में रिफॉर्म हुआ मतलब कि वो जुगाड़ रिफॉर्म है, क्योंकि वो फिर अगर अभी आपको दिख गया है मतलब कि वो कुछ दिन में खराब हो ही जाएगा। अगर आपको परमानेंट रिफॉर्म चाहिए, उस पर टाइम लगता है, वक्त लगता है, उसके लिए पेशेंस चाहिए। अब माइंडसेट है इंस्टेंट कैपेचिनो का, अब कॉफी ब्रू करने की कौन वेट करेगा? उसी लहजे से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ट्विटर पे देख लीजिए, यहां पर काफी चीजें ट्रेंड करती हैं और काफी जल्दी चली जाती हैं ट्रेंड करते करते। अब ये ना हो कि ये शो भी फटाफट आकर ट्रेंड होकर चला जाए, तो प्लीज देखिए शो को। और लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज परसिस्टेंस, बिकॉज आई डोंट स्टार्टअप एक बहुत सेक्सी वर्ड है, सबको यूज करना है, चाहे आप तेल बनाओ या एक टेक्नोलॉजी बनाओ। लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि स्टार्टअप टेक्नोलॉजी पे ही होता है, एक रेस्टोरेंट ओनर भी एक स्टार्टअप ही है। दैट्स वेरी ट्रू एंड दैट्स अ वेरी वेरी वेल सेड पॉइंट कि कोई भी चीज स्टार्टअप हो सकती है। आई जस्ट वांट टू आस्क अ वेरी नाइस क्वेश्चन, and this is a straight question and I want a very frank answer. Can Twitter happen in India? Sir, Twitter can 100% happen in India, and it will happen in India in your and my lifetime. Everything takes an evolution. As Vijay said, you need an environment for things to be created. Okay. Before there is a in-market demand of certain services, nothing out of thin air can come out. ये वाली जो बात अभी बोली है, ये एक बहुत जरूरी बात है। दुनिया में कोई भी चीज पहले अपने आसपास से स्टार्ट होती है। तो देश में लोकल मार्केट नहीं थे, इसलिए अगर टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम का इवोल्यूशन भी आप देखेंगे, पहले आईटी सर्विस होती थी जहां पे कस्टमर था बाहर के लिए, फिर एक इंटरनेट आया तो छोटी छोटी इंटरनेट कंपनी बनी, अब यहाँ पे ज्यादा बड़ा मार्केट है, तो यहाँ पे ओरिजिनल इनोवेशन जो यहाँ से दुनिया की तरफ जाएगी वो बनेगी, इनएविटेबल है, और वो मार्केट अब देश में एग्जिस्ट करता है। ये जो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे गूगल नहीं है, फेसबुक नहीं है, ये मेरा मानना है कि पास्ट है। यहाँ पे इनफ एंड मोर कंपनियां हैं जो यहाँ से देश को आगे ले जाएंगी और वर्ल्ड कैनवस पे बड़ी मानी जाएंगी। जी मिस्टर कोचर, आपसे मेरा सवाल होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप
इंडिया की बात करी और उन्होंने स्टैंड अप इंडिया की बात करी। एक चीज, क्योंकि बहुत से इकोनॉमिस्ट एक सवाल पूछते हैं, बहुत से एग्री इकोनॉमिस्ट एक सवाल पूछते हैं कि हाउ स्टार्टअप इंडिया कैन रिलेट विद एग्रीकल्चर इंडिया। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दैट? बिकॉज आज आपको तमाम लोग सुनना चाहते हैं कि व्हाट इज योर टेक ऑन दिस एंटायर स्टोरी। देखिए, ये बात कहना आसान है कि बड़े कॉर्पोरेट्स पार्टिसिपेट नहीं करते। अब आज आप स्टार्टअप हैं, कल आप बड़े कॉर्पोरेट बनेंगे। डू यू थिंक फॉर स्टार्टअप इंडिया इट इज इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट एग्रीकल्चर इंडिया एंड फॉर स्टैंड अप इंडिया? इन दोनों में रिलेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। इट कांट हैपन विदाउट दैट। देखिए, बिल्कुल जरूरी है, नंबर वन। या सो आई थिंक एनी ट्रांसफॉर्मेशन, अभी हम एक ट्रांसफॉर्मेशन में, यू नो, वी स्टिल इन द इनिशियल फेज। एनी ट्रांसफॉर्मेशन हैज टू हैव 3 phases. There's a short term, there's a medium term, there's a long term. शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा जरूरी आज के लिए हमारे लिए था कि हम इन्वेस्टमेंट लेके आए। पैसा बहुत जरूरी है, वरना हम कुछ भी आगे सोच नहीं सकते। मीडियम टर्म इज जहां पे उन चीजों का एग्जीक्यूशन आता है, एंड लॉन्ग टर्म इज जहां पे कैपेबिलिटी बिल्डिंग होती है। आई थिंक व्हाट आई सी बीइंग डन वेल इज दैट इन तीनों चीजों पे फोकस है। हमारा एजुकेशन और जॉब क्रिएशन के ऊपर फोकस है, जो लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी बिल्डिंग करेगा। देखिए, किसी को खाना देना बहुत जरूरी नहीं होता, बहुत जरूरी है कि किसको आप समझाओ जी अपनी रोटी कैसे कमानी। दैट इज व्हाट इज लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, एंड दैट इज व्हाट नीड्स टू हैपन, चाहे वो स्टार्टअप्स की बात हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो। जो भी डेवलपमेंट है, इट हैज टू बी ऑल राउंडेड डेवलपमेंट, एंड द गुड थिंग इज वो हो रहा है। अगर हम इनोवेशन की बात करें, आज लिटरली हर सेक्टर में इनोवेशन हो रही है। इट्स ट्रू कि जो बातें जो आज ज्यादा लाइमलाइट में है, मीडिया में है, दैट आर मोर टेक्नोलॉजी फोकस्ड, बट इफ यू सी ऑन द ग्राउंड, दीज आर फैंटास्टिक NGOs एंड पीपल हु आर इनोवेटिंग। I was in one of these conclaves earlier. जी, वहां पे there is an NGO जो सिर्फ साइकिल से वेरियस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए लोगों को एजुकेशन दे रही है। जस्ट आप साइकिल पे बैठे बैठे they're doing multiple jobs so that household income create. नहीं, क्या आपको लगता है वाकई मुद्रा बैंक जैसे इनिशिएटिव दे विल हेल्प? Well, absolutely yes. I think सबसे ज्यादा जरूरत ही वहां पे ग्रास रूट लेवल पे। अगेन, स्टार्टअप इंडिया की में आज की डेट में करीब 2.27 मिलियन स्टार्टअप्स हैं। आपका कहने का मतलब है कि अगर मुद्रा बैंक काम करेगा तो फिर तो जो जनधन योजना है उससे भी आपको लगता है डिजिटल इंडिया जनधन योजना से भी आपको लोगों को फायदा मिलेगा? डू यू थिंक सो? सी, अलग अलग चीजें जी। देयर इज अ डिजिटल पार्ट ऑफ इंडिया विच नीड्स टू गो, बिकॉज हम चीजों को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट इनिशिएटिव फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी बिल्डिंग, which is on the grassroots level, which is about how do I empower the women in the villages, yeah, and that is where हमारा मुद्रा बैंक और जो financial institutions हैं, जो micro finance institutions हैं, payment banks, all these things will really help in long term capability creation, and it's wonderful to see a government which is focusing on all the facets together. मैं रुक करता हूं मेरे साथ राणा कपूर का और भार्गव साहब का। राणा कपूर, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे यहां पर GDP जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहता है। 7.5% से 7% हो गई, और इसमें मीडिया का भी रोल रहता है। हम ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं कि GDP कम हो गई। क्या आपको लगता है, क्योंकि हमने पिछले 10 साल के अंदर एक ग्रोथ देखी और जिस ग्रोथ पे बार बार क्वेश्चन मार्क लगे कि ये जॉबलेस ग्रोथ थी, क्या आपको लगता है वी हैव टू मूव बियॉन्ड GDP? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? क्योंकि ग्रोथ हो रही है, फूड पांडा भी आ रहा है और पेटीएम भी आ रहा है। देखिए, जैसे आपके गेस्ट ने बोला है कि GDP ग्रोथ जो है अभी 7 या 7.5%, और आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि कम से कम 7.5% होएगी जी। बट 7.5% इज नॉट इंडियाज मैक्सिमम पोटेंशियल, इट इज इंडियाज मिनिमम पोटेंशियल। The maximization of India's potential is going to happen with industries like Maruti Suzuki. It will also happen equally with the airline industry and जो new generation के हमारे जो businesses बन रहे हैं, क्योंकि इंडिया में एक जो बड़ी खासियत है, आई एम वेरी हैप्पी विद द पैनल अमीश यू चोजन टुडे, क्योंकि इसमें क्या खासियत क्या है, इसकी एंटरप्रेन्योरशिप की है। इस पैनल की खासियत क्या है, ये इनोवेशन की है। ये जो हिंदुस्तान को आपके जब चैनल के सारे स्पेक्टेटर्स देखेंगे, आपके जो सारे देखेंगे लोग,
तो वो एक चीज में थोड़ा महसूस करेंगे कि टुडे द बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इज इन स्टार्टअप्स। तो प्रधानमंत्री ने जरूर बोला स्टार्टअप एंड स्टैंड अप, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज सो मच जीनियस इन इंडिया एंड इट इज रिफ्लेक्टेड in our micro and small medium enterprises. So I personally believe if Ajay Singh can take over an airline and turn it around in 6 months, if people like, Vijay, many others here can build fantastic businesses in a short span of time, कि इंडिया में सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप की, इनोवेशन की। वी मस्ट हैव आवर ओन सिलिकॉन वैली। तो मुझे लगता है कि जैसे आपके आज गेस्ट हैं, ये बड़े कैटलिस्ट हैं, हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकते हैं, और ये एक डिमांड जो है जिससे लो कॉस्ट डिलीवरी हो उसकी, तो इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बड़े हाई हैं। तो वी हैव टू थिंक ऑफ हाउ टू ब्रेक द बैरियर, हाउ टू क्रिएट कम्युनिकेशन and how to create confidence through all of that. And I think today your guests. Thank you so much, sir. भार्गव साहब, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक की रेटिंग आती है, हम 142 नंबर पे, 142वें स्थान पर है। क्या आपको लगता है वाकई ये तमाम चीजें हमें बॉदर करनी चाहिए? देखिए, हमें जो चीज बॉदर करनी चाहिए जी, वो ये है कि हिंदुस्तान में जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है या नहीं है। ईज ऑफ बिजनेस जिसको हम कहते हैं वो एक जरिया है कॉम्पिटिटिव होने का। इट्स नॉट एन एंड बाय इटसेल्फ, इट्स अ मीन्स टू एन एंड। बट बहुत से और चीजें हैं जिनसे कॉम्पिटिटिवनेस में असर पड़ता है, और मैन्युफैक्चरिंग जो हिंदुस्तान में है कभी भी कॉम्पिटिटिव नहीं रही है और अभी भी नहीं है, और बहुत काफी कदम उठाने की जरूरत है। प्रॉब्लम ये आती है उमेश जी कि हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों ने अभी जो पुरानी सोशलिस्टिक थिंकिंग है वो छोड़ी नहीं है। हम ये जरूर कहते हैं और समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर से होनी चाहिए, मगर प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होने का क्या मतलब है वो पूरा नहीं समझते और ना एक्सेप्ट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के मतलब है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स विल बिकम रिच, दे विल बिकम बिग, मगर कोई किसी लेवल पे हम ये दिखाना नहीं चाहते कि हम किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को अमीर होने के लिए मदद करेंगे। तो जब तक ये एटीट्यूड नहीं चेंज होगा तब तक हम कॉम्पिटिटिव आसानी से होंगे नहीं। एक टोटल मेंटल चेंज चाहिए इस मुल्क में, वेयर वी डोंट थिंक प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड, बिकमिंग रिच इज अ डर्टी वर्ड। वो चीज अभी बदली नहीं हिंदुस्तान में। जी, देवराज साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, और अगर हम कहें तो मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, लेकिन जून क्वार्टर में इसमें कमी आई है, और ऐसे में हम जॉब क्रिएशन की भी बात करते हैं। डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, और क्या, या फिर आपको लगता है कि चीजें बेटर होने से पहले का ये एक तूफान है जो अपने आप शांत हो जाएगा? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? नहीं, इसका जवाब देने से पहले मैं पहला वाला एक सवाल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कैसे मालूम चला इतने सारे प्रोजेक्ट फंसा हुआ है? मालूम इसलिए चला क्योंकि एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप है। वो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप ये जो प्रोजेक्ट्स है, ये सब प्रोजेक्ट्स को ट्रैक का काम कर रहा है। आपको दिख रहा है 375 फंसा हुआ है, वो भी सही है। मुझे दिख रहा है 1 साल पहले ये 600 हुआ करता था, 600 से 375 हो चुका है। देखने का नजरिया अलग अलग है। इसी तरह जब आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करोगे, जमीन की बात हो चुकी है। जमीन के अलावा डेमोक्रेसी है। जब तक ये आइन नहीं बदलता तब तक वो आइन मान के ही चलना पड़ेगा। फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, ये सभी जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग में सुधार लाने के लिए सबसे जरूरी है, मुझे लगता है, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवमेंट्स। वो मुझे अब दिख रहा है कि रोड सेक्टर में ये इंप्रूवमेंट जो है ये हो रहा है। नहीं, तो कुछ आप, क्योंकि मेंबर नीति आयोग है, थोड़ी नंबर्स की बात कर लेते हैं। अब देखिए, लगातार 9th मंथ एक्सपोर्ट में गिरावट आ रही है, तो कहीं ना कहीं चिंता तो बढ़ती है इंडस्ट्री की। हालांकि ये सब लोग खुले तौर पे ये बात नहीं बोलेंगे, बट देयर इज सम प्रॉब्लम। नो,
you must understand what is the nature of the problem. If you are talking about exports, exports is fundamentally reacting to a demand slowdown in the rest of the world, and that demand slowdown will continue. We have to learn to live with it because we are not an insulated economy. Any downturn will affect us. From the point of view of managing the economy, what is important is not the export slowdown, but managing the balance of payments. Balance of payments, there is no reason for any worry. जी आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हो, मैं आपके पास 30 सेकंड होता है, 1 मिनट होता है, इसीलिए I did not bother to explain what has happened in the GDP transition. I only said, लोग समझ नहीं पा रहे हैं. The entire new GDP series shifts the focus from production to consumption. ये लोग समझ नहीं पा रहे. आप ये जीडीपी नंबर्स देखते हो और देख के कहते हो आई डू नॉट सी द इंप्रूवमेंट इन आईआईपी. आप मेरे साथ शर्त लगा लीजिए, मैं दोबारा आऊंगा व्हेन द फाइनल रिजल्ट्स आर जीडीपी सीरीज, व्हेन द फाइनल नंबर्स आर कम आउट, इट विल बी 8%. शर्त लगा लीजिए. जी चलिए, ये एक बड़ी न्यूज भी है हमारे लिए. लेकिन अक्सर हमने देखा है कि कॉर्पोरेट जो है वो मिनिस्टर से, पॉलिटिशियन से कई सवाल पूछते हैं. आज हमारे इस पैनल के अंदर यहां पर कॉर्पोरेट्स हैं और स्टेज के उस तरफ कई सारे पॉलिटिशियंस बैठे हैं. सुधांशु मित्तल साहब है हमारे साथ जो कि बीजेपी रूलिंग पार्टी के लीडर हैं. अमर सिंह है हमारे साथ जो कि वेटरन पॉलिटिशियन है. मेरे साथ आरती मेहरा है, रजनीश गोयनका है, विजय जॉली साहब हैं. तो ये तमाम लोग हैं, ये आज सवाल पूछेंगे. और मैं अमर सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप? आज हमारा टॉपिक है इंडियाज ग्रोथ स्टोरी. क्या आपको लगता है कि वाकई ग्रोथ स्टोरी दिख रही है? व्हाट यू हैव टू से सर. और आपका इस कॉर्पोरेट पैनल में क्वेश्चन क्या होगा? देखिए, अच्छी बात है कि मैं आज असंबद्ध हूं, इसलिए कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए ईमानदारी की बात करता हूं. धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए. जब आप ये बात कर रहे हैं कि तत्काल भोग योग से हम पीड़ित हैं, ये स्लॉटिंग मशीन नहीं है कि आपने सिक्का डाला और टिकट निकल आया. बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने का समय लगता है. और मैं मोदी सरकार की तारीफ और स्तुति नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि कोई आलोचना करने से पहले आप ये देखिए कि ईगॉम ने गैस आवंटित कर दिया. उस आवंटन के आधार पर बड़े बड़े बैंकों ने ऋण दे दिए और उस ऋण के आधार पर बड़े बड़े लोगों ने पावर प्रोजेक्ट लगा दिए. लेकिन पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग नहीं है, उनका ब्याज का मीटर चालू है जी. और देखना यह है कि उसमें से कितने लोगों को आप विजय माल्या बना करके, बिल्कुल डिफॉल्टर बना करके आप उनको तिरोहित कर देंगे. तो जो पैनल पर कुछ लोगों ने, साथियों ने कहा, राणा जी हमारे पुराने मित्र हैं, मैंने देखा है कि इसी भारत में कैसे बहुत बड़ा ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग आप नहीं करेंगे जी, जब तक आप, जो पिछली सरकार के समय में उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, उन लोगों ने एक ऐसे बड़े औद्योगिक समूह की साख पर, जो कि कभी फेल नहीं होता था, सरकार ने उस उद्योग के साख पर गैस दे दिया. गैस निकला नहीं और पावर प्रोजेक्ट लग गए, मीटर चालू है. तो जब फॉरेन फंडिंग कैसे होगी? जो भी फंड करने वाला है वो बोलेगा कि जो हमने पूंजी लगाई है वो पूंजी डूब गई जी. जब उस पूंजी का उद्धार होगा तो सबसे पहले सरकार को यह कह के सरकार नहीं बच सकती कि बैगेज है, क्योंकि सरकार होती है, चाहे यूपीए की हो चाहे एनडीए की हो जी. तो उस बैगेज को ढोना पड़ेगा इस वर्तमान सरकार को. हाँ, यह है कि वो अपने इलेक्टोरेट को और इस फोरम में बताया कि यह बैगेज हमारा नहीं, पिछली सरकार का है जी. मैं चाहूंगा कि अजय सिंह और राणा कपूर इसका आंसर दें. अजय सिंह, क्विक रिप्लाई ऑन दिस. ये तो वही बात कह रहे हैं जो मैं कुछ देर पहले कह रहा था जी. अब इशू ये है कि प्रोजेक्ट्स हमारे आज कंप्लीट नहीं है. 80% कई कंप्लीट है, 90% कंप्लीट है. किसी भी वजह से वो रुक गए जी. चाहे एनवायरनमेंट क्लियरेंस की वजह से रुके, चाहे आपके पास कोयला नहीं था इसलिए रुके, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम थी इसलिए रुके. आज हमारा नेशनल इंपेरेटिव ये है कि इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाए. किस प्रकार से कंप्लीट करना है ये सरकार को देखना है, एंटरप्रेन्योर को देखना है, बैंक्स को देखना है. अब हो क्या रहा है कि इन प्रोजेक्ट्स का प्रेशर होता है कि लोन वापस करिए, बिल्कुल प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मैं उस पे आ रहा हूं. ऐसा है कि अब बैंक से लोगों ने पैसे ले लिए हैं जी, मीटर चल रहा है इंटरेस्ट का, प्रोजेक्ट्स अब अनवायबल हो गए जी.
और लास्ट के 10-20% पैसे के लिए प्रोजेक्ट्स फंस गए हैं जी। तो अब आपको इसका कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जो डेट दे दिए हैं लोगों को, अब वो कहते हैं हम तो हेयर कट ले नहीं सकते, हम हेयर कट लेंगे तो सीवीसी हमारे पीछे पड़ जाएगी, सीबीआई हमारे पीछे पड़ जाएगी जी। जो सरकार है वो कहती है कि भाई हम क्या करें, जो एंटरप्रेन्योर है वो कहता है भाई हम मेरे पैसे लगे हैं तो मैं भी उस पे स्पेस नहीं बनाता। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि स्पेस तो किसी ना किसी को बनानी पड़ेगी जी। बैंक्स को भी हेयर कट लेना पड़ेगा, इक्विटी वालों को सबसे पहले हेयर कट लेना पड़ेगा, लेकिन आपको इतनी स्पेस बनानी पड़ेगी कि नए फंड्स आ सकें और शुरू में ये नए फंड्स कुछ डिस्प्रोपोर्शनेट रिटर्न के लिए आएंगे तो आपको ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिटर्न देना होगा जी। जब आप कुछ प्रोजेक्ट्स इस प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे तो थोड़ा विश्वास बढ़ेगा तो फंडिंग का साइकिल एक नॉर्मलाइज होगा जी, लेकिन जी। प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना बहुत ही आवश्यक है। राणा कपूर, बिल्कुल ये आपके लिए एक दुखती रख भी है क्योंकि बैंक्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाना भी पड़ता है, बताना भी पड़ता है हमारे कितने एनपीए हैं और फिर वो बोलते हैं कि आप इनको अपनी बुक्स में अब डाल दीजिए। ये एक प्रॉब्लम है। आपकी बात सही है, ये तो दुविधा है सिस्टम में और इसी के कारण काफी बैंकिंग सिस्टम में एक चीज काफी संकट भी आया। बट अमर सिंह जी ने बड़ा अच्छा बोला है। अमर सिंह जी ने अच्छा बोला, लेकिन एक सवाल मेरा है, कैन वी हैव अ sick company and an affluent promoter? What do you have to say on that? This is a very big contradiction, which is why I personally believe that जो सिस्टम में जो चेंजेस आ रहे हैं जी, जो सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं जी। कि जो स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग का एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक नया माहौल बना है जहां पे डिफॉल्टर हैं तो वहां पे ना यू कैन टेक ओवर द एसेट्स। बैंकरप्सी कोड जो अभी पेंडिंग है इससे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा आगे जाके। बट इसमें जो मेन इशू क्या है, जो जेन्युइन प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट के कारण डिले हुए हैं जिसमें अभी भी थोड़ा बहुत मेरिट बचा हुआ है, उनको बड़ा आवश्यक है कि उन प्रोजेक्ट्स को थोड़ी मेजनीन फैसिलिटी के थ्रू, थोड़ी गैप फंडिंग के थ्रू, वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू उनको कंप्लीट करना बहुत आवश्यक है। कुछ 70-80% ऑफ द स्ट्रेस is the backlog of incomplete projects. 20-25% is questionable intentions. जी। चलिए सुधान, आप कुछ कहना चाह रहे थे अरविंदर? हाँ जी। Twitter wants to say something on this. This is interesting. Then I'll go to सुधांशु मित्तल साहब. Okay, अरविंदर, go ahead. So मैं खाली एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक एग्जांपल ऑफ, सो इफ यू लुक एट अ सिम्टम, आप गुड़गांव में जाइए, मिलेनियम सिटी कहते हैं, प्रोजेक्ट शुरू होता है रास्ता बनने का, पहले गड्ढा खोद देते हैं फिर छोड़ देते हैं बीच में, वो गड्ढा रह जाता है, सड़क वैसे की वैसे अच्छी सड़क खराब हो जाती है। हमारे कुछ प्रोजेक्ट ऐसे ही हैं जो इनकम्प्लीट हम लोग की खोद दिए हैं लेकिन बीच में छोड़ दिए हैं। तो व्हाट आई रियली वांट टू ड्राइव होम द पॉइंट इज दिस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे विच एवर गवर्नमेंट इट इज, हैज टू स्टॉप बीइंग एन इररिस्पांसिबल वेंचर कैपिटल। इफ यू आर स्टार्टिंग अ पेटीएम एंड यू गो टू अ वीसी एंड आस्क सीरीज ए, वो आपको सीरीज बी तभी देगा जब आप सीरीज ए के गोल्स बीट करके आए, फिर कोई आपको पैसे डालेगा जी। अब the government of India has to stop becoming an unlimited supply of fund for projects that have gone bad. Either we acknowledge them and shut them. That's an interesting one from Twitter. Okay, सुधांशु मित्तल कुछ पूछना चाह रहे हैं। Okay, सुधांशु मित्तल। दो चीजें हैं। आई सी अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल और उसमें वो भी है जिन्होंने बाहर से पैसा ला के यहां पे खर्च कर रखा है। डिवैल्यूएशन जो है मेरे हिसाब से इट्स एन एंटीथीसिस ऑफ द एफडीआईज क्रेविंग वी हैव इन दिस नेशन। और हर बार डिवैल्यूएशन होता है तो कहता है बहुत अच्छा है भाई, एक्सपोर्ट बच जाएंगे। तो असलियत क्या है जरा थोड़ा समझूं तो मैं तो यहां पे सारी इंडस्ट्री की होप देखता हूं कि भाई दिस गवर्नमेंट विल गेट so much of FDI. The entire theory is कि भाई यहां पे हमारे को देखते हुए हम बहुत बड़ा मार्केट है, we'll have a lot of money coming in. But what is the biggest impediment? $100 लेके आदमी आ रहा है। अब इन्होंने कहा कि भाई वो T20 नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, 10 साल के लिए आ रहा है, 10 साल के लिए फंड क्रिएट हुआ है और 10वें साल में वो जो $100 इंडिया में आया था जी, 100% भी उसमें अगर इजाफा हुआ होगा डोमेस्टिक मार्केट में तो रिटर्न क्या हुआ? 1%। इसके बारे में क्या है भाई? एक यहां बैंकर्स भी हैं। मुझे ध्यान है जब व्हेन आई ग्रू अप कहते थे बैंक जो है वो आपके मुसीबत का साथी है। बैंक मुसीबत का साथी है या बैंक मुसीबत है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं? ना सुनिए, बड़ी गंभीर बात है।
और इसमें आरबीआई का रोल भी कहीं इसमें गंभीर चर्चा होनी चाहिए। सेक्टोरियल स्ट्रेस इज समथिंग विच यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। कोई भी धंधा जो होता है वो साइक्लिक होता है, किसी की 10 साल की साइकिल होती है, किसी की 15 साल की साइकिल होती है, बट डाउन साइड हर धंधे में आती है। अब जब एक धंधे में एक सेक्टर में डाउन साइड आएगी तो बैंक आपका टॉर्मेंटर हो सकता है क्या? उस समय तो भैया वो आपके सस्टेनेंस का साथी होता है, अपसाइड में ग्रोथ का साथी होता है। यहां तो उल्टा हो रहा है, जैसे ही स्ट्रेस आया वही आपका सबसे बड़ा हो रहा है। देखिए इंडिविजुअल डिफॉल्टर कि भाई बाकी सेक्टर तो ठीक चल रहा है लेकिन ये इंडिविजुअल जो है ये बदमाश है या इसने ठीक नहीं करा, वहां तो मैं समझ सकता हूं कि 90 दिन में अगर इसका रेगुलराइज नहीं हो एनपीए कर दो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक सेक्टर की तो उस प्रमोटर की कंपनी सही चल नहीं रही होती, लेकिन दूसरे सेक्टर की कंपनी तिगुना चौगुना मुनाफा कमा रही होती है। दैट इज ऑल्सो अनदर पार्ट ऑफ स्टोरी। तो देखिए इशू इज वुड यू लुक एट सेक्टर और नॉट। इस जो रूल है वो इंडिविजुअल कंपनी के हिसाब से सेक्टर पे अप्लाई करोगे या सेक्टर के लिए कुछ सोचोगे? दिस इज व्हाट आई हैव टू से। साहब इज स्माइलिंग, यू वांट टू आंसर इट? ओके ओके राणा कपूर जी, सुधांशु जी ने जो बोला है ना, दिस यूज्ड टू बी व्हेन आई लर्न माय बैंकिंग फर्स्ट चैप्टर, फेयर वेदर फ्रेंड्स। Indian banks, he's made a fantastic point. I compliment you, sir, for making this a fantastic point. इसके point का क्या सर कि public sector banks, which are 70% of the market share of Indian banking, and private sector banks are approximately 23-24% of Indian banking. So the lion's share of banking, our Indian banks, and I fully agree with you, must be able to support genuine cases. Today bankers have to be like, I give the example कि हमारे को ना बिल्कुल एक मनी डॉक्टर जैसा होना चाहिए, थोड़ा डायग्नोस करना चाहिए, थोड़ी इसकी प्रिस्क्रिप्शन देनी चाहिए, उसके बाद मॉनिटर करना चाहिए। जो फॉरेन बैंक है जहां पे मैंने बहुत साल पहले नौकरी करी थी, हमारा तो एक ही होता था बोनस लिंक्ड प्लान कि यार निकलो प्रॉब्लम से और इन गुड टाइम सपोर्ट देम। सो आई एग्री विद यू ऑन वन फैक्टर। आई थिंक इंडियन बैंक्स, पब्लिक एंड प्राइवेट, आर टुडे very genuinely committed to the rehabilitation and the support of Indian industry. And I can speak for my bank, which is still a very young bank, that I think in 9 out of 10 cases, कभी-कभी एक होता है ICU case, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं, but 9 out of 10 cases, even though I'm only a medium-sized bank, we have supported. We can afford to support. उसका कारण क्या है कि today banking is about medicine. Money doctors, specialists who understand the industry. को इंडिया इतना अच्छा माहौल बदला है कि हर एक इंडस्ट्री का एक इलाज होना चाहिए, and we must understand universal bankers are extinct now. जी भार्गव साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा। क्या आपको लगता है कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी की जब हम बात करते हैं, नौकरियां उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हाउ वी कैन क्रिएट दिस, and which is foremost, create all this. क्या आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकार को पैसा डालना होगा टू मूव इकोनॉमी? इसमें तो कोई शुभा ही नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जब तक सरकार पैसा नहीं डालेगी ये सेक्टर कभी आगे सही रफ्तार से बढ़ नहीं पाएगा। आजकल भी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो चाहे इंडियन इन्वेस्टमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत कम हो रहा है। उसकी कई वजह हैं और कुछ तो अब ठीक होने लगी हैं। बैंक्स को अब इजाज़त मिल गई है कि लोन 25 साल का दे दें, पहले नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में 10-12 साल के लोन देने से काम नहीं चलता था। वो सब दिक्कतें हटने वाली, बट अभी भी जो पीपीपी मॉडल है वो एक प्रैक्टिकल मॉडल नहीं बना है। प्राइवेट सेक्टर उसमें लगाता है तो उसको बहुत अड़चनें आती हैं काम करने में, और इसलिए प्राइवेट सेक्टर सोचता है कि और ही किसी सेक्टर में पैसा लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना रिटर्न और उतनी सहूलियत नहीं है जो और सेक्टर में मिल जाती हैं। तो इस वक्त जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार लीड नहीं लेगी, ज़्यादातर पैसा नहीं लगाएगी, काम नहीं करेगी, और साथ साथ
वो कंडीशंस क्रिएट करें जिसमें प्राइवेट सेक्टर को पैसे लगाने में सहूलियत हो। ईज ऑफ बिजनेस जो बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ईज ऑफ बिजनेस लाने की जरूरत है। जब वो हो जाएगा तो फिर प्राइवेट सेक्टर भी आने लगेगा। जी चलिए भार्गव साहब, थैंक यू सो मच, आपको जाना है, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। लेकिन हम रुक करेंगे कुछ और सवालों का। बहुत सारे क्वेश्चंस है कि जो कि लोग सवाल पूछना चाहते हैं। ओके सुभाष जी, क्या सवाल है आपका? I think it's a very distinguished panel. Biggest problem which Indian industry, whether it's the service industry or the manufacturing industry, is facing is cost of funds, mainly the medium and small industries. We are all talking about FDI. What is happening is that big multinationals are coming in, they are buying over Indian companies because they get funds at LIBOR +1 or at 2% or 3%, and Indian industry gets funds. Even the export industry is getting funds at 12% or above. So biggest challenge, because what we are going to have, we've got political freedom, but we are going to have economic slavery by all foreign companies coming and buying over Indian companies. They are not investing in new manufacturing industry. So it is a big danger. So what is the decision makers doing on the cost of funds for the development and growth of this country? And that is what Sudhanshu said, that the bankers, when they charge such high rate of interest, so the Indian entrepreneur becomes NPA. जी काफी इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे विजय शेखर आप इस पे जवाब दें। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम भी है, और कॉस्ट ऑफ फंड तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है इस देश में। आपने देखा होगा कि 6,000 करोड़ का लोन मिलना आसान है, लेकिन 6 लाख का लोन मिलना टफ है, और एसएमईज की प्रॉब्लम ही है। और मेरा ये मानना है कि मुद्रा बैंक के बारे में हमने स्टार्ट में बात करी थी, और भारत सरकार के जो एसएमई फाइनेंसिंग के एजेंडा हैं वो स्पेशली इसी तरीके से देखने चाहिए कि ये ना हो कि हमारे पास इकोनॉमिक स्लेवरी आ जाए। और ये जो आप बात बोल रहे हैं ये बहुत सारे सेक्टर्स में लागू भी होती है, और ये फॉरेन कैपिटल हमेशा एक कैच के साथ आती है, ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है। तो मैं तो पूरी तरह से इसको सपोर्ट करता हूं कि भारत सरकार को एसएमई फाइनेंसिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग को इस तरह से देखना चाहिए कि भारत की संप्रभुत्वता के लिए अंदर ही रहे सारी ओनरशिप। ये ना हो कि हम फाइनली जाके ईस्ट इंडिया कंपनी के नए अवतार देख लें यहाँ पे। जी विवेक देबरॉय, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चाइना में जो क्राइसिस आया उसको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने बोला इट इज अ अपॉर्चुनिटी। डू यू थिंक इट इज अ अपॉर्चुनिटी, एंड व्हाई यू थिंक इट इज अ अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी अगर ऐसे सवाल पूछोगे तो मैं कहूंगा हाँ, because China is suffering from high wages. China growth rate is slowing down. China will be vacating many of the manufacturing areas which we can occupy. So it is an opportunity. But I also want to say 3 things in reaction. पर स्टॉक मार्केट ज्यादा कन्विंस नहीं हो रहा इस अपॉर्चुनिटी की बात से। नहीं, अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं होता है, टीआरपी जैसा होता नहीं है कि कल ही हमें वो दिखना चाहिए, जी टाइम लगता है। मगर मैं 3 चीज कहना चाहता हूं which are important, because Sudhanshu Mittal has raised one very important question which we did not appreciate. Banks are part of the problem. कैसे? Because banks are not equipped to lend for long duration infrastructure projects. 20 years banks are not equipped. दूसरा जो मैं कहना चाहता हूं, that is this, there is an entire CAG report on PPP projects. Why have PPP projects run into a bad name? Because the private parties got their business model wrong and then went in for renegotiation of the original contracts. So that entire PPP template has to be revisited. Akhri response that I have, which is to recapitalize all the banks together, 2 lakh crore चाहिए. Together tax exemptions are 5 lakh crores. The day FICCI, CII, ASSOCHAM willingly gives up all the tax exemptions, all the public sector banks will be recapitalized. The government will be able to do everything that people wants the government to do. Okay, Rana Kapoor, quick point, 40 seconds for you.
I think the biggest opportunity is in adversity. आपका बड़ा अच्छा सवाल था कि चाइना में जो थोड़ा बहुत जो स्लोडाउन आया है उसके कारण इंडिया इज ऑन द रेडार. जी. India today is in a sweet spot. India is attracting all the attention. हमारी जो मॉनेटरी इंडिकेटर्स हैं, फिस्कल इंडिकेटर्स हैं, जो 2 साल पहले एक संकट में थे, उसके बाद बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट आई है और गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट आई है, विजन में आई है इंप्रूवमेंट, क्लैरिटी आई है. तो मुझे लगता है कि वी हैव टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन आवर गवर्नमेंट, वी हैव टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन आवर आइडियाज. वी नीड 2-3 थिंग्स टू हैपन. एक तो ब्याज घटना चाहिए इकोनॉमी में. दूसरा, हमारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसमें थोड़ी रफ्तार बढ़नी चाहिए क्योंकि फिस्कल और मॉनेटरी कंडीशंस आर वेरी फेवरेबल. तो जैसे रेलवे मिनिस्ट्री में इतने अच्छे रिफॉर्म आए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री में आए हैं, रोड मिनिस्ट्री में थोड़ी वहां पे सुविधा आई है. तो धीरे धीरे अर्बन मिनिस्ट्री में स्मार्ट सिटीज का एक कैटलिस्ट आया है. तो धीरे धीरे दीज आर मल्टीप्लायर्स इन द सिस्टम. आई एम वेरी कन्विंस्ड after 36 years in banking that this is the best patch, at least in my working career. And it's only a few weeks and months away for us to have total optimism. And at the same time, that the new economy represented by your guest today, it is a paradigm in our country. It is disruption because जैसे चाइना ने अमेरिका के आइडियाज को इम्प्रोवाइज किया था, आज की डेट में जो इंडियन आइडियाज हैं, they're frugal innovations and they're becoming very good e-commerce ideas. I think this will cut down the cost of the economy. This can do wonders and a compliment of this. One last question. क्या आपको लगता है जो पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन में हुआ, जो लैंड बिल को झटका लगा और जीएसटी को झटका लगा, क्या आपको लगता है उससे इंडस्ट्री को झटका लगा है? Yes or no? देखिए क्या ये जो लैंड का बी फ्रैंक राणा कपूर ऑन दिस. लैंड में तो जरूर लोगों को लगता है झटका, बट लैंड की इंडिया में कोई इंडस्ट्री में शॉर्टेज नहीं है, ना अर्बन एरियाज में ना रूरल एरियाज में. बट जीएसटी का थोड़ा सदमा है. उसका कारण क्या है कि जीएसटी adds 1 to 1.5% of GDP in 3 to 5 years time. So we must, at least I am very convinced, it is a very strong business case. Okay. अजय सिंह, क्या आपको लगता है कि वाकई जो मोदी गवर्नमेंट ने नारा दिया था शुरुआत में, टैक्स टेररिज्म हम कम कर देंगे, वो कम हुआ है? क्योंकि अभी भी हसमुख अदिया कहते हैं कि कई हमारे अफसर ऐसे हैं जो गड़बड़ कई बार कर देते हैं. देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें तो अभी काफी काम होना बाकी है. जी. सबसे पहली बात तो यह है कि अगर टैक्स का स्ट्रक्चर इटसेल्फ थोड़ा कुछ सरल करेंगे तो टैक्स टेररिज्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो मुझे लगता है कि इस सरकार की नीयत बहुत साफ है. जी. टैक्स स्ट्रक्चर को भी, टैक्सों को कम करे, टैक्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा सरल करे तो अपने आप चीजें सुलटेंगी. जी. जो बात आप इससे पहले कह रहे थे, जो आज हमारे पास अफसर है वो ऐसा अफसर है जो मेरे हिसाब से जनरेशन तक नहीं आने वाला, और इसका हम पूरा का पूरा फायदा उठाना चाहिए. आखिरी 2 मिनट है आपसे. मैं विजय शेखर शर्मा जानना चाहूंगा क्योंकि आप फाउंडर हैं पेटीएम के. क्या आपको लगता है इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है? अ फ्रैंक ओपिनियन ऑन दिस. पहले से हुआ है, लेकिन वही वाली बात है कि आप क्या कह रहे हैं, पहले से हुआ, पूरा नहीं हुआ? हाँ, ग्लास अभी आधा खाली और आधा भरा, जैसा देखा चाहे वैसा है. जी. बहुत कुछ करने को हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्शन सही है. जी. मिस्टर कोचर, सेम क्वेश्चन टू यू. I actually agree with Vijay. I think the intent is clear, but execution, abhi we are midway. We are midway through the execution, but I think I have the confidence कि we'll get there. Okay. Arvinder, my last question and a final question. Do you think India की growth story में कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है? जहां तक मुझे लगता है डिजिटल इंडिया कैन बी द पोस्टर बॉय फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री. ओके. बट लॉट मोर दैट हैज टू हैपन ऑफलाइन for the whole country to be transformed, but it's a great marketing tool to show the world where we are heading in the right direction. जी, thank you so much all the panelists. हमारे साथ रेलवेज मिनिस्टर सुरेश प्रभु साहब हैं और I'll request him to come on stage and give all of them a small memento, and along with him I'll tell Zafar Sareshwala to come on stage. Please, Prabhu sir, please come on stage, sir. A big round of applause for Mr. Suresh Prabhu, Honorable Railway Minister. Zafar Sareshwala Sahab, Chancellor of Maulana Azad National Urdu University.
तो जिस तरह से स्टीम पैनलिस्ट ने ओवरऑल इकोनॉमी की पिक्चर आपके समक्ष रखी है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ सकती है, उसमें किस तरह की जमीन पर चैलेंजेस हैं, या इनफैक्ट आगे किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट्स की जो भूमिका है वो किस तरह से रहेगी, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच किस तरह से मौके आ रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के फ्रंट पर क्या कुछ होगा, वो सब कुछ एनालाइज किया गया. सो अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, मोमेंटो, एंड वील रिक्वेस्ट मिस्टर प्रभु टू काइंडली डू द ऑनर्स. Our esteemed panelists for evening, Mr. Rana Kapoor, MD and CEO, Yes Bank. Thank you very much, sir, for joining us. Mr. Bibek Debroy, member Niti Aayog, sir, thank you very much. आपका भी शुक्रिया. Mr. R.C. Bhargava, Chairman Maruti Suzuki, sir, thank you so much. He is just left. He had to just go. Yeah. Mr. Ajay Singh, CMD of SpiceJet. Thank you, Mr. Singh. Mr. Vijay Shekhar Sharma, founder Paytm. Thank you, sir. Mr. Saurabh, co-founder Food Panda. Thank you so much, sir. Arvind Gujral sir, आपका भी शुक्रिया. Director Twitter Asia Pacific. Thank you, Mr. Gujral. Thank you all of you for joining us for this informative session and interesting one. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Please have a seat. तो इंडिया के दिग्गज कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स के कुछ चुनिंदा आइकन्स के साथ आपने देखा मिनिस्टर कॉन्क्लेव का एक सेशन, जहां पर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को डिकोड करने की कोशिश की. छोटे से ब्रेक के लिए रुकना, तुरंत लौटते हैं.